हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो लगातार हम सीटेट सेकंड पेपर पर बात कर रहे हैं और इसमें आपका सीटेट का जो एसएसटी पेपर है, आपका सेकंड पेपर के एसएसटी का, जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर इसका, इसीलिए मैं इस पर जो है चर्चा कर रही हूँ। और बात करें यहाँ पे एसएसटी का, तो एसएसटी के सारे प्रीवियस ईयर ही होंगे, तो इसमें PYQ होंगे। और बात करें यहाँ पे, तो जो 60 नंबर का आपका एसएसटी होता है, सिर्फ और सिर्फ एसएसटी पे बात करेंगे क्योंकि टाइम कम है। और जो है आपके पास लगभग 10 दिन मान कर चलिए, 10 से 15 दिन आपके पास हैं। और इन 15 दिनों के अंदर सारे के सारे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हो चुके हैं सभी प्रीवियस ईयर करवाऊंगी। और इसमें अपने तरफ से कोई टाइपिंग नहीं होगी, कोई अपने तरफ से क्वेश्चन नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये 4 जनवरी 2022 का है, ठीक है ना। 4 जनवरी 2022 को ये हुआ था। और ये जो पेपर है ये ऑनलाइन वाला पेपर है, जो ऑनलाइन हुआ था वो वाली पेपर है। तो आप जानते हैं कि ऑनलाइन के जो पेपर हुए थे काफ़ी टफ पेपर हुए थे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बनाना होता है और काफ़ी जो है लंबा समय चला गया इसमें। तो हर दिन जो है एक नया क्वेश्चन इनको बनाना था, उस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन को बहुत जो है हार्ड रखा था, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे वहीं जो आपके 2021 से लेके 2023 तक हुआ है, उसके बाद ही हम चलेंगे 2011 से 2000 जो है 15, 16 और आपके 17, 18, 19, 20 का, ठीक है ना। तो 2021 से लेके 2023 तक के अभी हम बात कर रहे हैं। तो इनमें आज का जो पेपर है, ये पेपर है आपका 2000 आपका जो है 22 का 4 जनवरी को ये पेपर हुआ था। और बात करें यहाँ पर, तो इसके पहले भी मैंने जो है 2 क्लास दे दिया है, जिसमें आपका 2 क्लास हो चुका है, उसमें आपका जो है 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। और ये 500 का पूरा सेट रहेगा, 500 क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। और ये 500 के अगर आपने कर लिया प्रैक्टिस तो आपको एसएसटी में डरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 60% आपके यहीं से आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेरा मतलब है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपने अगर प्रीवियस ईयर कर लिया तो आपका 60 से 70% आपका यहीं से आपका फंस जाता है, ठीक है ना। बाकी आप जब करते हैं तो आपका माइंड अपने आप जो है समझना शुरू कर देता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन के द्वारा तो आप क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो भी आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जाके क्लास देख लीजिएगा। और आज की जो क्लास है शुरुआत करते हैं हम, टाइम ना ज़ाया करते हुए। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी क्लास से जोड़ लीजिए, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है। तो मौर्य साम्राज्य का जो शासक थे, जो राजा थे, जो उत्तराधिकार थे, उनका सही क्रम पूछा है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य पहले आए या फिर अशोक, बिंदुसार। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था, बिंदुसार आया था, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक। अशोक के बाद आपके दशरथ मौर्य आए थे। तो आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे अगला, तो अच्छा जो हम वही डिस्क्रिप्शन देखेंगे जहाँ पर आपको मुझे लगेगा कि यहाँ पे हमें पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि आप देखें यहाँ पर कि इनका क्रम तो आपने देख लिया, चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक आए, अशोक के बाद दशरथ आया, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे, तो मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये चाणक्य की सहायता से नंद वंश को नष्ट किया था। नंद वंश का लास्ट जो शासक था कौन सा था, घनानंद था। नाम सुना होगा आपने घनानंद का। घनानंद को हराकर चाणक्य के साथ मिलकर
इन्होंने ये गुप्त वंश की जो है नींव डाली, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे तो इन्हीं के समय में मेगास्थनीज, आपने नाम सुना होगा कि विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। यानी जो विलियम जोन्स थे उन्होंने कहा कि सैंड्रोकोटस, यानी सैंड्रोकोटस किसका अन्य नाम है, तो ये अन्य नाम किसका बताया, चंद्रगुप्त मौर्य का। ये किसने बताया, तो ये विलियम जोन्स ने बताया। और जो है मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, इन्हीं के समय में आया था। सेल्यूकस ने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और इसी की पुस्तक है इंडिका। इसी इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य की जितनी भी जो है हिस्ट्री है, इस इंडिका में आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। और बिंदुसार क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बात करें हम यहाँ पर, यूनानियों ने इसे क्या कहा, किसे, बिंदुसार को, तो अमित्र केटस या अमित्र घात का है, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार के बाद उनका पुत्र कौन था, बिंदुसार का अशोक, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे आंसर दिख जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं, आपको सॉल्व करना है, बस आपको क्वेश्चन ध्यान देना है। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगर आपको ऑप्शन आंसर दिख जाता है उससे मतलब नहीं है। बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है। तो तिथियों का जब प्रयोग करते हैं, सन्निकट यानी अप्रोक्सीमेट होता है, या कन्फर्म्ड सुनिश्चित तिथियां होती हैं, या स्थिर होती है। देखिए हिस्ट्री की अगर बात करें तो इतिहास में लगभग की बात आती है। कोई भी सन अगर याद करते हैं, हम पढ़ते हैं तो देखते हैं आप लगभग ज़रूर लगा होता है। तो लगभग यानी अगर उसके आसपास होगा तो भी वो सही हो जाएगा, तो इसीलिए लगभग लगाते हैं, क्योंकि सुनिश्चित यानी निश्चित नहीं होता है। तो ये सन्निकट हो जाएगा, यानी अप्रोमेक्स जो है आपका अप्रोक्सीमेट डेट्स होती हैं हिस्ट्री में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं और प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियां जानकारी दे सकते हैं। यानी हम कहते नहीं कि 2000 से ले लगभग 2000 ईसा पूर्व या लगभग 2000 ईसा ईस्वी, ऐसा करते हैं ना। तो ये चीज़ें लगभग लगाने यानी उनके सन्निकट आसपास की तिथियां हो सकती हैं, ऐसा कहने का मतलब होता है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सातवाहन वंश के लिए सही है। तो सातवाहन वंश के बारे में बताना है। सातवाहन जो वंश है दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली थे, या फिर सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे, या सातवाहन शासकों ने अपनी सेना उत्तरी समुद्र तटों पर भेजी, या फिर सतकर्णी सातवाहन के एक अति महत्वपूर्ण शासक थे। तो यहाँ पे बात करें, सातवाहन शासक दक्षिणी पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे, ठीक है ना। अधिपति यानी लॉर्ड के रूप में जाने जाते थे, भगवान, ठीक है ना। तो सातवाहन वंश जो थे, सातवाहन शासक जो थे दक्षिण पंथ के यानी दक्षिण के क्या कहे जाते थे, अधिपति, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, हम बात करें अगर यहाँ पे अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए अगर, अच्छा यहाँ पे मैं एक बार पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसका, सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश जो आपका है, ये पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है, पुराणों में। तो पूछा जाए कि आंध्र का किसमें कहा गया है सातवाहनों को, तो ये पुराणों में कहा गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन है, तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था, ठीक है ना। जो सातकर्णी है वह सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसके बारे में उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। सभी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो ये सिमुक था। यानी सातवाहन की स्थापना किसने की थी, तो सिमुक ने की थी। सिमुक नाम था सातवाहन वंश के प्रथम शासक का।
बात करें यहाँ पे तो ये जो सातवाहन शासक की सामाजिक व्यवस्था थी, तो ये सामाजिक व्यवस्था क्या था, पितृसत्तात्मक था। सातवाहनों के सिक्के अधिकांश किससे मिले हैं, लेड के मिले हैं, ठीक है ना, यानी शीशे से बने हुए मिले हैं जो दक्कन में पाए जाते हैं। और इनकी जो राजकीय भाषा थी एक क्या थी, प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात करें हम मंदिर के बारे में दिया गया है, और मंदिर के बारे में दिया गया तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। मंदिर दिया है और मंदिर में आप देखेंगे मंदिर नगर नगरीकरण का महत्वपूर्ण प्रतीक रूप करते थे। मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। मंदिर शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो मंदिर अगर बनता तो इससे अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था, तो ये बात सही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे अगर दे रखा है ये ऑप्शन में तो आपका ए बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, ए भी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें सी भी सही हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव बता रहा है दोनों। यहाँ पे बता रहा है कि शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए भी मंदिर बनवाते थे, तो पॉजिटिव है, यहाँ पे बात सही कहा इन्होंने, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से अलग थी। तो महायान और हीनयान आपने सुना होगा, बौद्ध धर्म के से संबंधित थे, ठीक है ना। तो ये अलग कैसे थे बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से, इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई। इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी, या बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी और डी हो जाएगा, कि इसमें बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, फिर बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए, ठीक है ना। ये चीज आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सी और डी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे हम एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। बोधिसत्व अन्य लोगों की शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। महायान भी आरंभिक मान्यताओं से भिन्न था तथा दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, यानी उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद अकेले ध्यान की साधना करते थे, ठीक है ना, ध्यान करते थे, साधना करते थे, उन्हें ही बोधिसत्व कहते थे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, राजा कौन था, तो कनिष्क था। और कनिष्क के समय में आप क्या हुआ था, चौथा जो है संग वो होता है ना संग, तो चौथा जो इनका वो हुआ था, बैठक हुआ था, ये कनिष्क के समय में ही हुआ था। उसने अच्छा सॉरी, यहाँ पे बात करें, उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, किसने, कनिष्क ने, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। इसी समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी। यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई, कारण बताना है, कि की गई थी जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था। तो यहाँ पे बात करें तो ये आंसर अगर ऐसा होता तो क्या गुजरात और बंगाल की बात हो रही है कि जब्त व्यवस्था प्रचलित थी, वहाँ पे तो ऐसा गलत है, जब्त व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। यहाँ पे बोल रहा है कि सही क्या है, तो डी आपका सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला इन्होंने कि जो गुजरात और बंगाल थी जब्त व्यवस्था प्रचलित थी इस टाइम पे,
और आर कारण बता रहा है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई जहां पर भूमि की निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था। तो ये कारण तो सही है, लेकिन ये रीजन जो यहाँ पे जो बता रहा है कथन, तो ये गलत हो जाएगा। अकबर के राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। टोडरमल ने दहशाला 1570 से 1571 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कृषि का जो है सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के द्वारा प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी टैक्स जो होता है आपका राजस्व निश्चित किया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। तो ये टोडरमल के द्वारा किया गया था, जो अकबर के समय में उनका जो है प्रधान जो है मंत्री था, राजमंत्री था, राजस्व मंत्री जिसे कहते हैं। ठीक है ना। बात करें यहाँ पे, तो ये जब कर चुका नहीं पाते थे लोग, राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्ती व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है ना। बात करें यहाँ पे मंडप था। मंडप क्या था? मंडप किसे कहते हैं? इस समय आपने सुना होगा मंडप, मंडपम आपने सुना होगा, जो कि आपका कहाँ पर है? संविधान आपका जो अभी नया आपका बना है उसमें, तो उसमें आपने मंडपम का नाम सुना होगा। तो ये क्या है? एक सभागार है। क्या है? सभागार, जहाँ लोग इकट्ठे हो सकें, उसे ही मंडपम कहा जाता है। ठीक है ना। मंदिर का एक सभागार होता है जहाँ पर लोग इकट्ठा हो सकें। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते थे। मंदिर 5 से 7 मंजिल के होते थे। ठीक है ना। इन मंडपम में वे एक विशेष शैली में बने होते थे, जिसे विमान शैली भी कहते थे। मंदिरों के चारों ओर एक विशाल परिक्रमा पथ होता था, जो ऊंची जो है चहर दीवारी से घिरा रहता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन दिया है बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला। ठीक है ना। लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा, जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। बात सही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और जो है आर दोनों सही हो जाएगा, और आर ए की व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, अलवर संत निम्न में से किसके उपासक थे? तो अलवर संत विष्णु के उपासक थे। ठीक है ना। अलवर संत विष्णु के उपासक थे। इसके बारे में अगर देखा जाए, अलवर संत विष्णु के उपासक थे। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है ना। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों किसको कहते हैं? जो शिव के संत थे, जो शिव के भक्त थे, उन्हें नयनारों के नाम से जाना जाता था। और अलवरों उनको कहते थे जो विष्णु के संत यानी भक्त होते थे। तो इन्हें किया गया था। ये संत जो है सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य जो है समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे, तो अच्छा, यहाँ पे बौद्ध जैन जो है जैनों के कटु आलोचक थे। जो बौद्ध थे वो जैन धर्म जो था उनके आलोचक थे। जो है बौद्ध और जैन के ये लोग आलोचक थे। नैनार जो शिव भक्त थे, अलवर जो कि आपके विष्णु भक्त थे। दोनों घुमक्कड़ साधु संत होते थे। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, जो है शिकारी, सैनिक, यानी इनमें सभी जाति के लोग शामिल होते थे। ठीक है ना। और अलवार संत 12 थे।
63 के क्या थे, नैनार्स, और 12 संत किसके थे, अलवार के थे। ठीक है ना। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल। ठीक है। तोडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार, उनके गीत कौन थे, दिव्य प्रबंधन। तो ये इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है आपका, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो ये किया था घासीदास ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में नए शहर बने, कई कस्बे विकसित हुए, इसका ये परिणाम हुआ कि औपनिवेशिक काल में। तो इसका यह परिणाम क्या हुआ यहाँ पर। तो बात करें यहाँ पर, वे केवल शिक्षित और ऊंची जातियों के भूस्वामियों को ही आकर्षित कर पाए, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे, उस समय शहर बने, कई कस्बे अगर बने, तो उसमें भूस्वामी क्यों जाएंगे, जिसके पास खुद जो ऊंची जात लोग होंगे वो क्यों जाएंगे, उनके पास खुद अपना जो है अपने लिए जितने भी जो है आपका रहने के लिए चीज़ें थी, जो अमीर अमीर लोग थे वो नहीं जाएंगे। यहाँ पे अगर कोई शहर विकसित होता है तो वहाँ पे काम मिलता है, कई कस्बे अगर विकसित होते हैं वहाँ पे काम मिलता है। तो ये वहाँ पर वही लोग जाते हैं जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं होती है, वो क्यों जाएगा। तो आपका एक गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कौन जाएगा, मजदूर जाएंगे आपके, मजदूर। उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्य जो है दशाएं और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए, इसलिए ये गए। उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता खोला, ये सब चीज़ें हुई। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आपका दिखा रहा है सी केवल। ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पे देखें, अच्छाई, उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्य दशाएं नहीं देंगे ये, उनको इनसे क्या लेना, उनको तो दिन रात बैलों की तरह काम करवाना था। तो यहाँ पे सी हो जाएगा सही, कि उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा यानी किनके द्वारा गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे। तो ये था आपका अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को अपनाकर गांधी जी ने इस आंदोलन में लोगों को एकत्रित किया। ठीक है। और इसमें ऑप्शन में दिया है अगर, तो लोगों की आवश्यकताएं समझकर, क्षेत्रीय मुद्दे उठाकर, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है ना। और तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो ए और डी सही हो जाएगा, ए और डी आपका सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए आप कि हिंद स्वराज की इनकी जो पुस्तक है 1909 में इन्होंने लिखी थी हिंद स्वराज, और ये गांधी जी की पुस्तक है। सबसे पहला इनका जो भारत में इनके जो आंदोलन था, सत्याग्रह था, वो चंपारण का सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था, नील विद्रोह जिसे कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक चरमपंथी नेता होते, ठीक है ना, क्या होते, आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता। तो ये आपके जो है आपका विचार पूछा है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप बताइएगा। ठीक है ना। अंग्रेजी संस्थाओं तथा वस्तुओं का बहिष्कार करते, या क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग करते, या अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते तथा लेख लिखते। तो पहला तो मेरा कंफर्म है, मेरे हिसाब से पहला ठीक है, अंग्रेजी संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है ना।
फिर यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है, क्रांतिकारी जो है हिंसा तथा बल का प्रयोग करना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सोच सकते हैं, तो ए भी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना, ए भी सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करो तो ये नहीं हो सकता, लेख लिखते लिखते अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते, ऐसा इन्होंने मान्य नहीं है वैसे तो यहाँ पे ए भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। गर्मपंथी की बात हो रही है, नरमपंथी होता तो ये चीज़ें हो सकती थी, नरमपंथी होता तो ये सब चीज़ें हो सकती थी, लेकिन गर्मपंथी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो है हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है, इस बात को समझिएगा। अच्छा, बात करें यहाँ पे देख सकते हैं नोट में लिखा है, गर्म दल के नेता ब्रिटिश शासन के जो है विरुद्ध, कांग्रेस के नेता देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में गर्म दल और नरम दल विभाजित हो चुका था, यानी हुआ था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आपका ये क्वेश्चन आपसे यहाँ बनता है कि गर्म दल और नरम दल दोनों अलग कब हुए, तो सूरत अधिवेशन 1907 में ये दोनों क्या हुए, अलग हो गए, ठीक है ना। और इकट्ठा कब हुए, यानी ये मिल कब गए, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है ना, लखनऊ अधिवेशन में ये मिले, जिसके जो क्या कहते हैं अध्यक्ष कौन थे, मजूमदार थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस को औपनिवेशिक जो है शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया। तो ये बात अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, क्योंकि वे विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति का पूरा समर्थन चाहते थे, या केवल वही एकमात्र दल था जिसमें सभी भारतीयों को संगठित कर विरोध के लिए तैयार करने की शक्ति थी, या फिर क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था, या स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में लोगों ने अपना संपूर्ण विश्वास तथा समर्थन इस दल को दिया था। तो ऐसा नहीं है, सी आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आप बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है जल का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र और महासागरों को जोड़ता है, यानी जो समुद्र और महासागर को जोड़ता है क्या कहलाता है। तो ये पूछा है जल संधि, स्थल संधि, नहर या खाड़ी। तो इसे जल संधि यानी स्ट्रेट कहते हैं, जो दो जलों के मार्ग को जोड़ता है, समुद्र महासागर को। तो ये एग्जाम्पल में दे रखा है आपका, तो आपने सुना होगा। तो इसे क्या कहते हैं आप, स्ट्रेट कहते हैं या जल संधि कहते हैं। दो स्थलों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। और खाड़ी आप जानते हैं, बंगाल की खाड़ी आपने सुना होगा, ये भारत है तो ये बंगाल की खाड़ी है आपका, ठीक है ना। और इधर आपका अरब सागर है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी। नहर आप जानते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, ये आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से क्या हैं, अलग हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, कथन दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा मैं बता दूं, ये कथन वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 2021 से जब से लॉकडाउन लगा है, ऑनलाइन हुआ है, तब से ये कथन वाले ज़्यादा बने, क्योंकि कहीं ना कहीं से उन्हें नया क्वेश्चन लाकर जो है रखना ही होगा, क्योंकि जो है इनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शिफ्ट वाइज ये सारे पेपर हुए हैं। तो 10 दिन 15 दिन लगातार पेपर ऐसे डेली होना, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़्यादा बनाना पड़ा, जिसकी वजह से इन्हें कथन की ज़रूरत पड़ी, और कथन वाले में बच्चे फंस जाते हैं। कथन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात करें, भारत में 82.5 डिग्री
पश्चिम देशांतर को मानक यामनोत्तर माना गया है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। तो ये बोला है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय मान को पूरे देश का मानक समय माना गया है। देखिए 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो पश्चिमी देशांतर नहीं होगा, ये भी पूर्वी ही देशांतर होगा भारत का भी। तो ये तो आपका सही है। और ये 82.5 डिग्री स्थानीय समय को माना गया है पूरे देश के लिए। तो ये भी आपका बताऊं तो ये आपका सही है, लेकिन बी आपका जो है ए आपका गलत है, बी आपका सही है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पश्चिमी बता दिया और पश्चिमी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा पूर्वी, क्योंकि आप जानते हैं ग्लोब पर अब ये आपका ग्लोब है। ठीक है ना, और इस ग्लोब पे अगर मैं बात करूं जीरो डिग्री है आपका। ठीक है ना, अब इससे 20 से हम डिवाइड कर दें ऐसे, तो ये आपका 82.5 डिग्री आपका स्थानीय मान है, जो कि आप इसका कहना है कि पूरे देश का यहीं से लिया गया है समय। और भारत आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका मान लीजिए ये आपका भारत है। तो ये किस क्षेत्र में है, ये पूर्वी एरिया में है और पूर्व उत्तर, ठीक है ना, पूर्वी उत्तर में है ये, यानी जिसे आप उत्तरी पूर्व कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो उत्तरी पूर्व में आपका भारत स्थित है, जिसकी वजह से पूर्व की ही बात होगी यहाँ पे। और पश्चिम में होता तो पश्चिम की बात हो जाती, लेकिन इसकी बात कह रहे हैं तो इसलिए गलत हो जाएगा, आपका हो जाएगा पूर्वी। ठीक है ना, बात करें हम अगले क्वेश्चन की भारत के संदर्भ में। अब भारत के संदर्भ में बताना है तो ABC पर विचार करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, ये बात भी सही है। ठीक है ना, बात करें हम भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट अक्षांशों के बीच है। ठीक है ना, तो ये बात भी सही है। देखिए ये आपका वारे ग्लोब, ये हम ग्लोब है। ठीक है ना, और आपका भारत मैंने बताया कि ये आपका बीचों बीच अगर देखें तो ये आपका उत्तर पूर्व में क्या है, भारत है। ठीक है ना, उत्तर पूर्व में भारत है, और ये आपका जो है 0 डिग्री है। अब हम यहाँ पे देखें, भारत आपने समझ लिया कि उत्तर पूर्व में है, तो ये बात तो आपका सही होगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आप देख सकते हैं ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये बात कंफर्म होगी। अब हम बात करें अगर भारत की, तो इन्होंने बोला कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच से गुजरी है, तो ये आपका भारत है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे यहाँ से ये आपका क्या है, गुजरात, और यहाँ से आप देखेंगे बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और आपका जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और आपका जो है त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इनसे होकर गुजरता है। ठीक है ना, तो ये बीचों बीच 2 भागों में बांटता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। ठीक है ना, तो ये बात भी सही है इनकी। और इन्होंने कहा है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व अक्षांशों के बीच फैला हुआ है, ये बात भी इनकी सही है। ठीक है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे अगर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 68 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 97, और ऊपर ये आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट कुछ करके यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये आपका ABC तीनों सही हैं आपके, क्या है ABC। 1 मिनट, मैंने कुछ गलत किया, 1 मिनट, अच्छा ठीक। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं
तो ए और बी आपका सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा, लेकिन सी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने क्या कहा है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश। तो ये अक्षांश के बीच नहीं, किसके बीच हो जाएगा, पूर्वी देशांतरों के बीच, ठीक है ना, पूर्वी देशांतरों के बीच की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि आपका मान लीजिए भारत है, ठीक है ना, तो ये जो आपका ग्लोब है, मान ये आपका बीचों बीच से ग्लोब आपका जाता है, एक मिनट, ये ग्लोब है, ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा बीचों बीच से आपका डिवाइड है, ठीक है ना, पूर्व जो आपका देशांतर, तो आपने देखा होगा ऐसे कुछ देशांतर इसके खींचे गए हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका क्या है, भारत है, ठीक। तो ये चीज़ आपका डिसाइड हो गया। तो ये देशांतर के बीच में डिवाइड है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर बात कर अक्षांश की बात तब होती जब ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच पर, यानी ये आपका अक्षांश है, ये जो पड़ी रेखा है इसको अक्षांश कहते हैं। और यहाँ पे ये बात कर रहा है देशांतरों की, तो ये देशांतरों के बीच है आपका, ये जो बताया गया है आंकड़ा, ये देशांतरों के बीच की बात की गई है कि इन देशांतरों के बीच में ये फैला हुआ है। 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये स्थित है, ठीक है ना। चलिए ये बात समझ में आ गई, इसीलिए यहाँ पर आपका ए भी सही हो जाएगा और सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करनी है, ठीक है ना। 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अब 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, इस सूचना के आधार पर आप क्या करेंगे देखते हैं। आराम से ग्लोब पर इस स्थान की सही स्थिति निरूपित कर सकते हैं, या फिर पूर्वी या पश्चिमी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी, या उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत की भी आवश्यकता होगी, या उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे बोला है इन्होंने, किसी भी अगर सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करनी है, यह 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो इस सूचना के आधार पर हम क्या करेंगे, उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ क्या करेंगे आप, जगह के उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चयन करें। कथन दिया है रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं। ऐसा नहीं भाई, रात रेगिस्तान में रात ठंड हो जाता है, रेत की वजह से ठंड बहुत जल्दी भी हो जाता है, और धूप निकलती है जब तो गर्मी बहुत जल्दी हो जाता है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, रात में ठंड होता है। और दूसरा कथन है कि रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं। ये बात भी इनकी ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ए आपका गलत हो जाएगा और बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है मिलाना है। हिमालय क्षेत्र कैसा होता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कैसा है, गिर वन। तो गिर वन में आपका क्या है, एशियाई शेर हैं, ठीक है ना। जंगली बकरी और हिम तेंदुआ ये आपके हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। महोगनी और शीशम के जो पेड़ हैं ये आपके कहाँ पाए जाते हैं। तो बात करें यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पर अगर बात करूँ, एक मिनट,
तो क्या 20 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, अच्छा सही बताना है, ठीक है ना, सही बताना है, मिलान नहीं करना है। तो गिर वन में एशियाई शेर है, सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपका महोगनी और शीशम के पेड़ आपके देखने को मिलते हैं, और हिमालयी क्षेत्र में जंगली बकरी और हिम तेंदुआ। तो ये तीनों ही सही हैं, आपके ए बी सी तीनों आपके क्या हैं, सही हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चयन कीजिए। देखिए कथन वाले बहुत ज़्यादा आए हैं क्वेश्चन, तो कथन वाले पर ध्यान दीजिएगा। कथन है आपका, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य। ठीक है, सही बात है। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं, ये बात भी सही है। इसीलिए ए और आर दोनों ही आपके सही हैं, और ए जो है ए की व्याख्या करता है आर। ठीक है ना। बात हम करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, कथन की बात है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है, यानी टेम्परेचर ताप कहलाती है। ठीक है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ये बात आपकी सही है। तो ये दोनों ही सही बात है। जब ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, देखिए ये ग्लोब है आपका, ठीक है ना, ये आपका ध्रुव है। ध्रुवों से आपका क्या करना है, ये कह रहा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो ये ताप क्या है, घटता है। ठीक है ना। लेकिन ध्रुवों से जब भूमध्य की तरफ आते हैं तो ये ताप क्या है, बढ़ता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन भी कथन से है संबंधित। कथन वाले और जो है कारण वाले आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। इसके जो है इस बार आपको क्वेश्चन बहुत हार्ड मिलने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत सारे बन चुके हैं कथन पे। तो कथन से तैयार होकर जाइएगा, कथन से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं, आतपन की मात्रा यानी ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ये बात सही। अभी हमने पढ़ा कि जो जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या है, घटता है ताप। फिर बोला है, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आतपन यानी ताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है, ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आपका जो आर है वो ए की व्याख्या करता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मानवीय बस्तियों के लिए, जो मानव की बस्तियां होती हैं, मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए, यानी कोई आदर्श बसाव करना है तो उस बसाव स्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यानी कंडीशन या उपयुक्त होता है। ठीक है ना। तो सुटेबल, तो परिस्थिति के कौन सा उपयुक्त होता है, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता भी होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि भी होनी चाहिए, अनउपजाऊ मिट्टी नहीं उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। इसीलिए ए बी सी तीनों सही हैं, लेकिन डी गलत है। ए बी सी आपका सही है, अनउपजाऊ नहीं होगा बल्कि उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन दिया है, मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से होता है, ये बात आपका सही है। दूसरा कथन दिया है कि स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते, ये बात गलत है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को क्यों नहीं निर्धारित करते हैं। तो आपका ए सही हो जाएगा और बी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का संप्रत्यय पढ़ा रही है, कॉन्सेप्ट बता रही है। इस विषय की स्पष्टता के लिए उसे निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग करना चाहिए। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में बता रही है, तो इसको स्पष्ट करने के लिए क्या क्या प्रयोग करेगी वो। तो उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, उस शहर का क्षेत्रफल, देश का जनसंख्या पिरामिड, इसमें क्या बात करेंगी, बात करें हम तो यहाँ पर बी और सी सही हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा। उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, बात करना है तो उस शहर का क्षेत्रफल क्या है और देश का जनसंख्या पिरामिड क्या बन रहा है, ये देखना होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे बात करें जो है उस शहर में संबंधित जो है लोगों की संख्या और उस शहर का क्षेत्रफल, पिरामिड से मतलब नहीं होगा। तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। तो बलुई मृदा में कौन कौन उगाए जाते हैं, मिलेट उगाए जा सकते हैं, ठीक है ना, जो मोटे अनाज होते हैं, या मक्का उगाया जा सकता है, या जूट, या फिर कपास। तो बलुई में मेरे हिसाब से मिलेट उगाए जा सकते हैं जो मोटे अनाज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन, हाँ तो मिलेट क्या होता है आपका, बाजरा, और बाजरा को क्या कर सकते हैं, जानते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, ठीक है ना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है। तो मिलेट आपका उगाया जाता है बलुई में, ठीक है ना, मोटे अनाज के रूप में पाई जाती है ये, और इस उपजाऊ तथा बलुई मृदा में इसकी खेती होती है। तो वहाँ पे मक्का भी अच्छा होता है, ठीक है ना। मक्के के लिए आप क्या करेंगे, मध्यम तापमान वर्षा होनी चाहिए, अधिक धूप की आवश्यकता होती है, तो राजस्थान में इसीलिए मक्का भी अच्छा खासा होता है। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना सकता है, इतना तो सबको पता है, पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो पता ही चल जाता है। पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं और पश्चिम बंगाल में ये ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जिसे आप जूट कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका बिहार है, और कपास आपका काली मिट्टी में होता है, और सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल है ये, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका है, किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं। तो केसर सागा कौन गाता है, लद्दाख के लोग गाते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट सेकंड है आपका, जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। बात सही कह रहा है। नीचे दिए गए एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है, ठीक है। लड़के उद्यमी और शरारती होते हैं, गलत बात। लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लड़के खेलों में अच्छे होते हैं, लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। देखिए ये जेंडर रूढ़िवादिता, ये जेंडर रूढ़िवादिता है, और यहाँ पे लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लड़के ही सिर्फ क्यों उद्यमी और शरारती होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं शारीरिक रूप से मजबूत। लड़के भी खेलने में अच्छे होते हैं और लड़कियाँ भी खेलने में अच्छी होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये निगेटिव बोला गया, ये जेंडर स्टीरियो जो है टाइप है उनके बारे में बात हुई है। तो पॉजिटिव यहाँ पे अगर बात करें तो पॉजिटिव की बात हुई कि लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। देखिए सिर्फ कहा जाता है कि लड़कियां भावुक होती हैं वही ध्यान रखती हैं, ऐसा नहीं है, लड़के भी भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो होगा ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित आपका ग्राम सभा हो जाएगा, आपका पंचायत हो जाएगा, और जिला हो जाएगा। विधानसभा आपका पंचायती में नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपका ACD आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, कथन दिया है, राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है।
ठीक है ना। राज्यसभा कोई भी विधान यानी कानून और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती है भाई, राज्य भी तो अपने कानून बनाती है, तो ये बात गलत है। बिल को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की सहमति मिल चुकी हो। तो ये चीजें आपका एक कथन ए सही है, लेकिन बी आपका गलत हो जाएगा। ए सही है, बी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कपास रुमाल तौलिया बनता है, ठीक है, तब वह केवल क्या होता है। तो ये आपका हो जाता है बाजारों की श्रृंखला। देखिए कपास की जिस खेती हुई, फिर उससे रुमाल तौलिया बनता है, ठीक है ना, फिर ये बाजारों में कई श्रेणियों में होकर तब ये पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये बात करेगा यहाँ पे, तो इसका डी आंसर आपका सही हो जाएगा। एक चैन मार्केट हो जाता है ये। अगले क्वेश्चन की बात करें, कथन दिया है, आपने देखा कम से कम 6 से 7 कथन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। फूलमती रामाज्ञा के धान के खेतों में काम करती है और प्रतिदिन 40 रुपये कमाती हैं। तो रामाज्ञा के खेत में काम, यानी मान लीजिए मैं हूँ और मेरा एक खेत है और आप मेरे खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और मैं प्रतिदिन कितने रुपए कमा रही हूँ, 40 रुपये कमाती हूँ, ठीक है ना। राजमोहन अपने खेत पर काम करता है और रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है। देखिए मान लीजिए मैं अपने खेत में काम कर रही हूँ और मैं किसी और के कारखाने में भी जाके काम कर रही हूँ, तो मैं अपने भी खेत में काम कर रही हूँ, किसी और के जगह पे भी काम कर रही हूँ। और इसमें बात हुई है कि मेरे पास ज़मीन नहीं, मैं किसी और के ज़मीन पे यानी खेतों में जाके काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने पूछने की बात की है कि इनमें से भूमिहीन मजदूर कौन है, यानी किसके पास भूमि नहीं है। तो ये भूमि किसके पास नहीं है, फूलमती के पास, यानी ए में भूमि नहीं है, इसके पास भूमि नहीं है फूलमती के पास। क्यों? क्योंकि ये इसके फूलमती क्या कर रही, रामाज्ञा के धान के खेतों में काम कर रही है और प्रतिदिन 40 रुपये कमाती है। और इसमें बोला है कि राजमोहन अपने खेत में काम करता है और रामाज्ञा के मिल में भी काम करता है। तो फूलमती जो है भूमिहीन है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा आज का 33 क्वेश्चन हमने किया, ठीक है ना। आई होप आज की जो क्लास है आपको समझ में आई होगी, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और अभी जो भी इस क्लास में आएगा प्लीज़ लास्ट तक क्लास देखिएगा अच्छे से ध्यान से, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब तक बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्लास आई है या नहीं। और जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाके देख ले, मैंने जो है इसको लेकर 3 वीडियो हो चुकी हैं, 60 क्वेश्चन के आपके हैं और 500 PYQ हो जाएंगे आपके। तो ये प्रीवियस ईयर के रहेंगे, सारे वही क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो 70% आप यहीं से ला सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, SST ही सिर्फ मैं करवा रही हूँ, इतना आपको ध्यान देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है ना। अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस क्लास से जोड़ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।